Elemental Studios is proud to present Abyss of Evil. Headphones or good quality speakers are recommended to have a good listening experience. जब चारों तरफ अंधेरा छाने लगे, उम्मीद की हर किरण को मिटा दिया जाए, जब जुल्म की ताकत हद से आगे निकल जाए तो इंसान अपने आप को ऐसे अंधेरे में खोने लगता है। मगर कभी कभी इन्हीं अंधेरों से एक रोशनी निकलती है और अंधेरों को चीर कर हर तरफ उजाला कर जाती है। जब जुल्म के जोर पर हासिल की हुई ताकत मजलूमों को पूरी तरह बेबस कर दे तो कुदरत मजलूमों को खुद एक तोहफे से नवाजती है और जुल्म के खिलाफ एक दुश्मन खड़ा होता है। कभी एक इंसान के कुछ कर दिखाने पर जरा बराबर भी फर्क महसूस नहीं होता और कभी कभी एक इंसान के कुछ करने से ही हर तरह का फर्क नजर आने लगता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हैरोल्ड ऑस्टिन की, जो जुल्म और बुराई के खिलाफ बना एक सहारा, एक उम्मीद, एक मुहाफिज और एक सुपर हीरो। रात के अंधेरे में एक आदमी गाड़ी ड्राइव करता हुआ दिखाई देता है। उसके चेहरे से वो परेशान मालूम होता है। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे एक सुनसान सड़क के अलावा कुछ नहीं दिखता। गाड़ी एक घर के दरवाजे के सामने रुकती है और वो आदमी बाहर निकलता है। वो तेजी से बैक सीट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चाबी उसके हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिरती है। कांपते हाथों से वो चाबी उठाकर दरवाज़ा खोलता है और एक मशीन बाहर निकालता है। मशीन पर हाथ पड़ते ही मशीन वाइब्रेट होने लग जाती है, लेकिन कुछ देर बाद खुद ब खुद बंद हो जाती है। वो आदमी घर के दरवाजे की तरफ चलता है और पास पहुंचने पर अपनी 3 उंगलियां दरवाजे पर रखता है। दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वो आदमी अंदर जाता है। वो आदमी चलते चलते एक और दरवाजे तक जाता है और खोलने के बाद लिविंग रूम में एंटर होता है, जहां एक औरत सोफे पर बैठी नजर आती है। उस औरत की नज़र जैसे ही आदमी के हाथों में उठाई हुई मशीन पर पड़ती है, वो खड़ी हो जाती है। क्या इसे यहाँ लाना समझदारी है? और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हारे और हैरोल्ड के लिए ये उतना सेफ नहीं है, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है ना एमिली। लैब पर तो पहले से ही उनकी नजर है और सिक्योरिटी को तो कितनी आसानी से चकमा दे सकते हो पहले ही दिखा चुके हैं। मैक्स, तो क्या इसका मतलब ये पूरी तरह तैयार है? मैक्स 2 कदम चलकर मशीन को टेबल पर रखता है और सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद करता है। मैंने इसे बना तो लिया है, मगर इतनी ताकत तो दुनिया में चैन से ज्यादा तकलीफें ही लाएगी। इस डिवाइस में एक इंसान को बेहद ताकत देने की तो एबिलिटी है, मगर इस डिवाइस का तबाह हो जाना ही बेहतर है। इंसानियत इस ताकत के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा कुछ बनाना ही नहीं चाहिए था। यूनिवर्स के बैलेंस को बदलने का हक मुझे नहीं है। अगर ये डिवाइस गलत हाथों में पड़ गई तो नहीं, इसका तबाह हो जाना ही ठीक है। तो क्या इसका मतलब? एमिली बोलते बोलते रुक जाती है और हैरत से टेबल पर पड़ी हुई मशीन को देखती है। एक इंसान को सुपर नेचुरल पावर्स दे सकती है ये डिवाइस।
जैसे कि एनर्जी को मैनिपुलेट करना, हवा में उड़ना, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड, नॉर्मल से ज़्यादा ताकत, सब पॉसिबल है इससे। मगर मुश्किल यह है कि ये डिवाइस अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए यूज़ की गई तो उसे रोकना नामुमकिन है। क्या तुम सोच सकती हो अगर ये डिवाइस किसी बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो क्या अंजाम होगा? एमिली कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही लिविंग रूम का दरवाजा तेजी से खुलता है और एक छोटा बच्चा मैक्स की तरफ कूदता हुआ बढ़ता है। Dad, I miss you. मुझे मिस किया या फिर उन टॉयज को जिनकी लिस्ट तुम रोज मुझे भेजा करते हो? दोनों तो। हेरल्ड, तुम्हें पता है ना इतनी रात तक नहीं जागना। चलो अब तुम्हें सोना चाहिए। एक मिनट, वो क्या है? हेरल्ड टेबल पे पड़ी हुई डिवाइस को देखता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हेरल्ड रुको! मैक्स सोफे से उछलकर हेरल्ड की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन हेरल्ड उससे पहले ही अपने दोनों हाथ मशीन पर रख देता है। हेरल्ड के हाथ रखते ही मशीन के अंदर से एक नीली रे निकलकर उसके करीब रुक जाती है। हेरल्ड हाथ उठाकर रे को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ रुकते ही रे गायब हो जाती है और मशीन से एक और रे निकलकर हेरल्ड के सीने पर तेजी से जा लगती है। दर्द की शिद्दत से हेरल्ड उधर इधर हिलने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन से निकली रे उसे जकड़ कर रखती है। मैक्स और एमिली उसे पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, मगर इससे पहले कि वो कामयाब हों, मशीन के अंदर से एक एनर्जी निकलकर उसे पूरी तरीके से कवर करती है। उसके कुछ ही सेकंड्स बाद कमरे में एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। मैक्स और एमिली हेरल्ड की तरफ हैरानी से देखते हैं। हेरल्ड, उठो उठो मेरे बच्चे, कुछ तो बोलो। मैक्स आगे बढ़कर हेरल्ड को उठाता है। सिर्फ बेहोश हुआ है, कोई जख्म नहीं, कोई चोट नहीं। क्या था ये? मैक्स हारी हुई नजरों से एमिली की तरफ देखता है। ये मशीन लोगों के ब्लड सेल्स का एनालिसिस करती है। इससे ताकत तो सबको दी जा सकती है, पर यह मशीन खुद भी प्रेडिक्ट कर सकती है कि कौन इसके लिए कितना कंपैटिबल है। जब भी कोई इस मशीन पर हाथ रखता है, ये मशीन एनालिसिस शुरू कर देती है। अगर कोई 100% कंपैटिबल हो तो इस मशीन के अंदर से एक रे निकलती है। अगर उस रे को वो छू ले जो इस मशीन के साथ कंपैटिबल है तो मैक्स दोनों हाथों से अपना सर पकड़ता है। उसकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। तो ये मशीन उस इंसान को वो सारी एबिलिटीज दे देती है जिसके लिए इसको प्रोग्राम किया गया था। मगर हेरल्ड तो अभी बहुत छोटा है, वो ऐसी पावर्स के लिए कैसे कंपैटिबल हो सकता है? मैं नहीं जानता। 300 लोगों पर यह मशीन टेस्ट की गई थी और वो सारे अनकंपैटिबल थे। एक 5 साल के बच्चे के लिए 100% कंपैटिबिलिटी, इट्स अनबिलीवेबल। मैक्स प्यार से हेरल्ड को उठाता है और खड़ा होता है। अब जो हो चुका है उससे तो बदला नहीं जा सकता। हेरल्ड को उसकी पावर्स को यूज करना सीखना होगा। अब जब तक वो होश में नहीं आ जाता तब तक कुछ भी नहीं डिसाइड किया जा सकता। हेरल्ड एक कमरे में सोया हुआ नजर आता है। कमरे में कई किताबें और खिलौने भी पड़े हुए दिखाई देते हैं। एमिली और मैक्स कुर्सियों पर बैठे हुए हेरल्ड की तरफ देखते हैं। हेरल्ड अपनी आंखें खोलता है। मॉम, डैड, क्या हुआ था? एमिली आगे बढ़कर हेरल्ड को गले से लगा लेती है। तुम ठीक हो? तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। अभी कैसा फील कर रहे हो हेरल्ड? एमिली अपनी कुर्सी पर दोबारा बैठ जाती है। हेरल्ड अपने सीने पर हाथ रखता है। थोड़ा सा पेन हो रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। एमिली की आंखों में आंसू आने लगते हैं। हेरल्ड बेड से कूदकर नीचे उतरता है, मगर जैसे ही वो कूदता है वो ऊपर जाने लगता है। मॉम, ये क्या हो रहा है? वो हवा में अपना हाथ हिलाता है। उसके ऐसा करने से एक नीले रंग की एनर्जी उसके हाथों से निकलकर एक दीवार के हिस्से पर जा लगती है। दीवार का वो पूरा हिस्सा चकनाचूर होकर गिरता है। हेरल्ड खौफ और हैरानी से यहाँ वहाँ देखता है और अपने आप जमीन पर उतरता है।
मैक्स हेरल्ड की तरफ देखता है। डिवाइस का असर हो चुका है। हेरल्ड को अपनी पावर्स को यूज़ करना सीखना होगा, वरना वो दूसरों और खुद के लिए खतरा बन जाएगा। मैक्स और एमिली ड्राइंग रूम में एक आदमी के साथ बैठे नजर आते हैं। मैक्स उस आदमी की तरफ देखता है। तुम्हें सही सलामत देखकर सुकून मिला एंथनी। अगर ज्यादा देर की तो शायद हम में से कोई सलामत न रहे। एंथनी अपनी पॉकेट से कुछ पेपर्स निकालकर मैक्स को देता है। सब कुछ जानते हैं वो। ये डिवाइस क्या कर सकता है, एक इंसान को किस कदर ताकत दे सकता है, उन्हें सब पता है। और जब तक ये डिवाइस उन्हें मिल नहीं जाता ना, वो चैन से नहीं बैठेंगे। जो करना था वो कर दिया इस डिवाइस ने। कितनी ताकतें, कितनी एबिलिटीज मिल सकती हैं वो भी देख चुका हूं मैं। क्या मतलब? मैक्स एंथनी से नजरें नहीं मिला पाता। हेरल्ड। एंथनी मैक्स की तरफ हैरानियत से देखता है। मैक्स चुपचाप रहता है। एंथनी एमिली की तरफ देखता है। एमिली, क्या ये सच है? क्या हेरोल्ड सच में? सिर्फ एक हाथ के इशारे से दीवार तोड़ दी उसने। ग्रेविटी उसे इफेक्ट नहीं करती, जब चाहे वो उड़ सकता है। एंथनी कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर अल्फाज की कमी होने की वजह से कुछ देर तक कुछ नहीं कह पाता। तीन दिन हो गए हैं इस हादसे को। तब से मैंने ऑब्जर्व किया है, जब भी हेरल्ड एक्साइटेड या फिर स्ट्रेस्ड होता है तो उसकी पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसे ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा जिनमें वो इमोशनल हो सकता है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? एक 5 साल का बच्चा कभी भी अपने इमोशंस को इस कदर कंट्रोल नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी उम्र में उसे ये सिखाना उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर उसकी पावर्स उसके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है तो उसे अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाना होगा। एमिली गुस्से से खड़ी होती है। मेरा बेटा नॉर्मल है और वो नॉर्मल जिंदगी ही गुजारेगा। उस पर किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जैसे नॉर्मल बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं, वो भी वही लाइफ जिएगा। और नॉर्मल बच्चों को 5 साल की उम्र में अपने इमोशंस को सप्रेस करने को नहीं कहा जाता। एंथनी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सुनने में जुल्म लगता है, लेकिन हेरोल्ड को अभी से ये चीजें सीखनी पड़ेंगी कि वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं रह सकता। वो सब कुछ बन सकता है, सब कुछ, सिवाय नॉर्मल होने के। कभी नॉर्मल नहीं होगा वो, क्योंकि जिस ताकत का वो मालिक है वो उसे हमेशा सबसे अलग रखेगी। और इस ताकत पर काबू पाने में उसी की भलाई है। अनजाने में वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर जरूरी भी तो नहीं है ना कि उसे हमेशा के लिए करना पड़े। जब वो अपने इन पावर्स का यूज सीख जाए तब उसे कोई भी इमोशन सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे चाहे रह सकता है। पर यहाँ वो सब नहीं सीख पाएगा। जैसा कि तुमने कहा, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। और हेरल्ड उनके हाथ लग गया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये शहर, ये मुल्क सब छोड़ देंगे, कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ ना कोई हमें जानता होगा, ना कोई हमें ढूंढ पाएगा। मैक्स एमिली की तरफ देखता है। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें और हेरल्ड को जाना होगा। मैं अब तुम्हारे लिए खतरा बन चुका हूं। मैं इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगर मैं ये डिवाइस एक बार बना सकता हूं तो दोबारा भी बना सकता हूं। ये वो लोग जानते हैं। तुम्हें और हेरल्ड को नुकसान पहुंचाकर वो मुझे किसी भी तरीके से फोर्स कर सकते हैं, और मैं तुम लोगों को ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं डाल सकता। तो फिर क्या करोगे? कहाँ जाओगे? अपनी फैमिली को ऐसे ही छोड़ दोगे? हेरल्ड पर तुम्हारे ना होने का क्या असर पड़ेगा? क्या तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं? हेरल्ड के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है मेरे लिए अपनी फैमिली से दूर रहना इतना आसान होगा? हर एक लम्हा मुझे तुम लोगों की याद आएगी। हर एक पल मैं तुम लोगों की फिक्र करता रहूंगा। ये डिवाइस बनाना मेरी गलती थी। हर एक गलती की एक सजा होती है, तो शायद मेरी गलती की यही सजा है कि मैं अपनी फैमिली से दूर रहूं। इतना दूर कि मेरा कोई दुश्मन तुम तक ना पहुंच सके।
कम ऑन क्विक, जो करना है हमें जल्दी करना होगा। एक नया घर, एक नई जिंदगी और एक नई जगह जहां तुम्हें कोई नहीं जानता, सिर्फ तुम लोगों के अप्रूवल की देर है। मैं जरूरी सामान पैक करती हूँ, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। एमिली कमरे से बाहर जाती है। मैक्स और एंथनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक बार फिर सोच लो, जो करने जा रहे हो फिर से बदल नहीं पाओगे उसे। सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है एंथनी। अपनी फैमिली की एक जिंदगी के लिए मैं 100 जिंदगियां भी कुर्बान कर सकता हूँ। मैं इस डिवाइस को डिस्ट्रॉय करके कहीं चला जाऊंगा। तुम और मैं ये अच्छे से जानते हैं कि इस डिवाइस के डिस्ट्रॉय होने पर जो भी इस डिवाइस की रेंज में होगा उसके बचने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। दूर तो तुम तब जाओगे ना जब जीने के काबिल रहोगे। मैक्स मुस्कुराता है और एंथनी हार मानकर नजरें नीचे झुका लेता है। वादा करो मुझसे कि मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे। जो हो सका, जितना हो सका मैं करूँगा। अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वो हेरोल्ड और एमिली तक कभी ना पहुँच सके। वादा करता हूँ। मैक्स और एंथनी खड़े होते हैं और एक दूसरे को गले से लगाते हैं। मैं एक बार हेरल्ड को देख लूं, ना जाने फिर मौका मिले या ना मिले। मैक्स हेरल्ड को सोते हुए देखता है। वो प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है। आज मेरी काबिलियत ने मेरे खून पर हमला किया। खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं। अपने ही बच्चे की जिंदगी को किस खतरे में डाल दिया है मैंने। उसे मैं दुनिया से छुपा सकता हूँ, लोगों से छुपा सकता हूँ, लेकिन उससे कैसे बचाऊं जो खुद उसके अंदर बसा हुआ है। क्या वो इतनी ताकत पर काबू पा सकेगा? कहीं ये ताकत ही उसको खत्म ना कर दे। किस्मत ने भी अजीब सा खेल खेला है। आज मेरी काबिलियत मुझे ऊंचे मुकाम दे सकती है, लेकिन इसी काबिलियत ने मुझे मेरे बच्चे की सांसें गिनने पर मजबूर कर दिया है। वो हेरल्ड का माथा चूमता है और खड़ा होकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। हिम्मत मत हारना हेरल्ड, हिम्मत मत हारना मेरे बेटे। 15 years later, दूर दूर तक एक घना जंगल, आसमान साफ और परिंदे चहल पहल करते हुए। एक पुरसुकून जगह, एक खूबसूरत माहौल, और फिर आसमान से कोई चीज़ तेज़ी से सफ़र करती हुई एक नदी में जा गिरती है। गौर करने पर पता चलता है कि वो चीज़ एक नौजवान लड़का है। वो लड़का कुछ देर पानी में तैरता है और फिर तेज़ी से पानी से बाहर निकलता है। नदी का पानी इधर उधर गिरता है और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए वो लड़का आसमान की तरफ देखता है, जहाँ से कई परिंदे उड़ते हुए ज़मीन पर आ बैठे हैं। वो लड़का ज़मीन से छलांग लगाता है और उड़ता उड़ता एक दरख्त की टहनी पर जा उतरता है, जहाँ एक छोटा सा बैग बंधा हुआ होता है। वो लड़का उस बैग को खोलता है और बैग में से परिंदों के लिए खाना ज़मीन पर गिरता है। वो लड़का कुछ देर परिंदों को खाते हुए देखता है और फिर दरख्त से नीचे उतरता है। परिंदे खाना ख़त्म करके वहीं बैठे रहते हैं, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों। वो लड़का मुस्कुराकर ज़मीन पे बैठ जाता है और परिंदों की तरफ देखता है। ऐसे मत देखो, आज के लिए इतने में ही काम चला लो। मॉम का मूड आज बहुत ख़राब है। अगर अभी कुछ मांगा ना तो मुझे सुनने को मिल सकती है, और फिलहाल मेरा डांट खाने का कुछ खास मूड नहीं। वो लड़का कुछ देर वहीं गुजारता है। कुछ परिंदे आकर उसके हाथ पर बैठ जाते हैं और फिर एक एक करके सब आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। वो खड़ा होता है और फिर छलांग लगाकर ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। वो तेज़ी से उड़ता हुआ आगे बढ़ता है। आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए वो तेज़ी से पेड़ और पौधों को पीछे छोड़ जाता है और फिर तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ता है। ज़मीन पर उतरते ही वो तेज़ी से भागने लगता है और एक छोटे घर के सामने रुकता है। घर का दरवाज़ा खुलता है। हेरल्ड, कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हेरल्ड घर के अंदर जाता है। यही था मॉम, बस यहाँ वहाँ घूम रहा था।
एमिली हैरोल्ड की तरफ गुस्से से देखती है और हैरोल्ड हार मानकर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। फाइन फाइन। पहले उड़ रहा था, फिर कुछ देर स्विमिंग की और फिर वापस आ गया। एबी, कुछ नहीं छुपा सकता आपसे। नहीं, खुश तो तब होंगी जब तुम कुछ देर आराम से बैठकर मेरी बात सुनोगे। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, सीरियसली। जैसे लास्ट टाइम कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ एक मजाक था। मजाक? तुमने इतने सारे बच्चों के सामने एक हाथ से पूरा दरख्त उखाड़कर जमीन से दूर फेंक दिया और तुम इसे मजाक कहते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है। हाँ हाँ, पता है मुझे। अपने पावर्स को कभी भी शो ऑफ नहीं करना है, एक नॉर्मल इंसान की तरह बन के रहना है। मैंने उस पूरे इंसिडेंट के लिए सॉरी भी कहा था। जो भी हो, इस बार मैंने सीरियसली कुछ नहीं किया। जानती हूँ, इस बार तुम्हें कोई लेक्चर दे भी नहीं रही हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। पहले कुछ खा लें, फिर कर लेंगे जरूरी बात। हैरोल्ड। ऑलराइट ऑलराइट, बता क्या हुआ? एमिली कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करती है। मॉम, क्या तुम जानते हो हैरोल्ड, हम इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों रहते हैं? दुनिया से दूर, बिल्कुल अकेले। कभी किसी से नहीं मिलते, कभी कहीं नहीं जाते। क्यों? मेरे पावर्स की वजह से। कि अगर कभी किसी को मेरे पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो मुझे ऐसी चीजें करने पर फोर्स कर सकता है जो मैं नहीं करना चाहता। पर क्यों मॉम? क्यों जरूरी है इन पावर्स को इतना छुपा कर रखना? और अगर कोई इनका मिसयूज करेगा भी तो कौन? मोर इंपॉर्टेंटली, क्यों है ये पावर्स मेरे पास? कैसे मिले मुझे ये पावर्स? दूसरे लोगों, नॉर्मल लोगों के पास तो ये पावर्स नहीं, तो फिर मेरे पास कैसे? ये सब जरूरी नहीं। पर क्यों? बार बार हर बार यही सुनता आया हूं कि ये जरूरी नहीं है। बचपन में सुना कि इन सब बातों के लिए मैं बहुत छोटा हूं। फाइन, लेकिन अब तो जानने का हक है मुझे मॉम। हैरोल्ड उठकर खिड़की की तरफ जाता है और बाहर खुले आसमान की तरफ देखता है। बिल्कुल अकेला हूं इन पावर्स की वजह से। कोई दोस्त तक नहीं। पहले यहां इतने कम लोग रहते हैं और जो रहते हैं वो कहते हैं कि मैं उनकी तरह नहीं हूं, स्ट्रेंज हूं। और फिर भी इतना सब होने के बावजूद मेरा ये जानने का कोई हक नहीं कि मैं ऐसा क्यों। एमिली हैरोल्ड की तरफ चलती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। हैरोल्ड, मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, एक दिन तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी, हर एक सवाल का। लेकिन आज नहीं, प्लीज आज नहीं। इस बात को यहीं खत्म कर दो। फाइन मॉम, फाइन। हैरोल्ड सोफे पर जाकर बैठ जाता है। एनीवेज, आप कुछ कह रही थी? कोई जरूरी बात? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम जरूर दूर कर सकती हूँ। हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारा एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। हैरोल्ड के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और वो तेजी से खड़ा होता है। सीरियसली? एक बड़े सिटी में? दिस इज फैंटास्टिक। वहां तो इतने सारे लोग होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शायद कोई दोस्त भी बन जाए। Who knows? Hold on. यूनिवर्सिटी? हैरोल्ड एमिली की तरफ देखता है। आज तक तो मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई है सब ऑनलाइन हुई है। असाइनमेंट्स हों या एग्जाम्स, कुछ भी ऑनलाइन के अगेंस्ट नहीं किया। तो फिर यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा चेंज क्यों? मैंने आज तक तुम्हें दुनिया से दूर रखा है, कभी कहीं जाने नहीं दिया, कभी किसी से मिलने नहीं दिया। मगर मैं जानती हूँ कि ये सब हमेशा के लिए तो ऐसे नहीं रह सकता। कभी ना कभी तो ये दिन आना ही था। हैरोल्ड खुशी से इधर उधर कूदने लगता है। दिस इज फैंटास्टिक। थैंक यू मॉम।
एमिली हैरोल्ड को प्यार से देखती है और मुस्कुराने लगती है। हम कल निकल जाएंगे। शाम 5 बजे की फ्लाइट है। आज जो करना है, जितना एंजॉय करना है कर लो। किसे पता कब मौका मिले ये जगह दोबारा देखने का। एक ऊंची बिल्डिंग के अंदर एक बड़े से ऑफिस में एक आदमी कंप्यूटर के कीबोर्ड पे कुछ टाइप करता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक तस्वीर आती है। देखकर उस आदमी के चेहरे पर नफरत उभर आती है। कब तक छुपोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ेगा। अंदर आओ। एक आदमी अंदर आकर मर्क्यूरियस के सामने एक कुर्सी पर बैठा है। लास्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लॉर्ड मर्क्यूरियस। वो आदमी मर्क्यूरियस को एक फोल्डर देता है। मर्क्यूरियस फोल्डर में रखे हुए पेपर्स को कुछ देर पढ़ता है और फिर जोर से फोल्डर बंद करता है। मैक्स ऑस्टिन, दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट, उसकी वाइफ एमिली ऑस्टिन और उनका बेटा हैरोल्ड ऑस्टिन। इन 3 लोगों को 300 लोग मिलकर भी नहीं ढूंढ पाए। मर्क्यूरियस वो फोल्डर उठाता है और फिर जोर से दूर फेंक देता है। मुझे वो साइंटिस्ट किसी भी कीमत पर चाहिए, चाहे जितनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करो। उसे और उसकी फैमिली को ढूंढ कर लाओ कैसे भी। सर, हमने बहुत कोशिश की है मगर वो फैमिली कहीं गायब सी हो गई है। मानो जैसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई हो। तो चाहे आसमान चीर के निकालो या जमीन खोदकर, और मुझे वो डिवाइस किसी भी कीमत पर चाहिए। और उसका पता मुझे सिर्फ ऑस्टिन फैमिली ही दे सकती है, समझे? हैरोल्ड जंगल में यहाँ वहाँ घूमता है। माना कि ज़्यादातर अकेला रहा हूँ, पर तभी तो इतना लगाव है इस जगह से। इतने साल गुजारे हैं यहाँ, याद है कि ये जगह, नया शहर, नए लोग, पता नहीं क्या होगा। हैरोल्ड एक दरख्त के साये में बैठ जाता है। यूनिवर्सिटी में तो इतने सारे लोग होंगे, मैं तो कभी 3 से 4 लोगों के दरमियान बैठा तक नहीं। इतने सारे लोगों के बीच कैसे रहूँगा? ये सब सुनने में तो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन जितनी मुझे एक्साइटमेंट है उतना ही डर भी लग रहा है। हैरोल्ड अपने हाथों में एनर्जी जनरेट करके छोटी छोटी बीम्स बनाता है और उन्हें उधर इधर घुमाने लगता है। कुछ देर बाद वो बीम्स को छोड़ता है और बीम्स तेजी से आसमान की तरफ जाती हैं। आई होप सब कुछ ठीक है। एक बड़े एयरपोर्ट पर एक जहाज उतरता है। हैरोल्ड और एमिली जहाज से नीचे उतरते हैं। हैरोल्ड हैरान होकर यहाँ वहाँ देखता है। एयरपोर्ट इतना बड़ा है तो सिटी कितना बड़ा होगा? पैसिफिक इस दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। बड़ा तो होगा ही। इधर इधर घूमने में मज़ा आएगा। सोचना भी मत हैरोल्ड, आई एम सीरियस। यहाँ तुम अपनी पावर्स के यूज़ से इधर उधर नहीं जा सकते। जितना बड़ा शहर है उतना ही ज़्यादा खतरा है कि कोई तुम्हें अपनी पावर्स यूज़ करते देख लेगा। हाँ हाँ ठीक है। हैरोल्ड अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चलता है। उसकी नज़र बार बार कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ती है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकलता है। रात होने की वजह से घर में पूरी तरह अंधेरा होता है। हैरोल्ड आहिस्ता से घर का दरवाज़ा खोलता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। हैरोल्ड इधर उधर देखता है। मॉम ने कहा था कि
पावर्स का यूज़ करके यहाँ से वहाँ नहीं जाना, पर मॉम का बस चले तो पावर्स के बगैर भी कहीं ना लेकर जाए। वैसे भी यहाँ आसपास कोई नहीं, और फिर ना जाने मॉम मुझे कब बाहर लेकर जाए ना, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। हैरल्ड हवा में तेज़ी से उड़ने लगता है और आसमान की ऊंचाई पर पहुंचकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। वो नीचे की तरफ देखता है और कुछ देर के लिए वो एक जगह रुक जाता है। शहर में हर तरफ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। बिल्डिंग्स की लाइट की वजह से रात में भी दिन सा लगता है। हैरल्ड हैरानी से लोगों को सेलिब्रेट करता हुआ देखता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान से नीचे आता है ताकि ये नज़ारा करीब से देख पाए। वो ज़मीन पर ऐसी जगह उतरता है जहाँ कि उसे कोई देख न पाए। आगे बढ़कर वो लोगों के दरमियान घुल मिल जाता है। लोग जगह जगह गेम्स और खाने के स्टॉल लगाए दूसरे लोगों को बुलाते हैं। आसमान में कुछ लोग आतिशबाजी करते हुए फायरवर्क्स से हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं। हैरल्ड कुछ देर इधर उधर घूमता है, फिर एक वीरान गली में घुसकर चुपके से हवा में उड़ जाता है। थोड़ी देर और रुकता तो बहुत मज़ा आता, पर मॉम को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से जाने में ही समझदारी। हैरल्ड अपने घर के सामने उतरता है और दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। वो आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता है और कमरे की तरफ चलता है। बहुत जल्दी आ गए। हैरल्ड तेजी से मुड़ता है और सामने एमिली को देखकर खौफ से 2 कदम पीछे जाता है। ओह मॉम, मैं वो एक्चुअली कमरे में जा रहा था। एक दिन भी कुछ उल्टा किए बगैर नहीं रह सकते ना तुम। एमिली उसे गुस्से से देखती है। एक्चुअली एक दिन से ज्यादा। टाइम देखा है तुमने? रात के 12 बजे तुम घर से बाहर जाने का सोच भी कैसे सकते हो, वो भी हवाओं में उड़ते हुए? अगर कोई एक बंदा भी तुम्हें देख लेता तो तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती। काम डाउन मॉम, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, मैं सिर्फ बाहर देखने गया था। अच्छा, आधी रात को अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे क्या होता, और अगर कुछ होता भी तो हर सिचुएशन से डील कर सकता हूं मैं। मैंने पहले भी कहा था तुमसे, तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं करोगे। तो मैं और क्या करूं मॉम? आप कहीं जाने नहीं देती, मुझे कुछ करने नहीं देती, पावर्स के अलावा और है भी क्या मेरे पास? और जहां तक बाहर निकलने की बात है तो सब जाते हैं मॉम, पूरा शहर बाहर निकला है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। अगर मैं चला भी गया तो क्या हो गया? एंड ऑनेस्टली बात रात में निकलने की नहीं है, इज इट? अगर मैं दिन में भी गया होता तो क्या मुझे जाने देती? ऑफ कोर्स नॉट। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अकेले यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं भी नहीं जाओगे। पर सब में और हम में फर्क है हैरल्ड। हैरल्ड अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलता है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉम, कि सब में और हमें फर्क है, और जब तक आप ऐसा सोचती हैं आप मुझे कभी कुछ नहीं करने देंगी। हैरल्ड कमरे का दरवाजा बंद करता है और एमिली हारी हुई नजरों से उसके कमरे के दरवाजे की तरफ देखती है। वो टेबल पर रखी एक तस्वीर उठाती है जिसमें हैरल्ड, एमिली और मैक्स साथ खड़े होते हैं। बहुत जल्दी चला गया वो वक्त, बहुत जल्दी चला गया।